हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक काल से संबंधित कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। ये सही है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में कृषि भूमि का महत्व बढ़ने लगा। ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि ऋग वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा था और कृषि द्वितीयक पेशा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि प्राथमिक पेशा हो गया और पशुपालन द्वितीयक पेशा हो गया। तो पहला भी सही है दोस्तों, दूसरा भी सही है। उत्तर वैदिक काल में राजा भूमि का संरक्षक माना जाने लगा। ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। एक दो तीन तीनों विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्तरीकरण का सर्वाधिक सटीक संकेतक है? सामाजिक स्तरीकरण का सर्वाधिक सटीक संकेतक कौन सा दोस्तों? पशुधन की संख्या में वृद्धि? ये नहीं है। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित और कठोर हो गई? ये सही है दोस्तों। युद्धों की संख्या में वृद्धि? ये भी नहीं। सभा का विस्तार? ये भी नहीं। तो दोस्तों जो इसका सबसे सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और ये जन्म पर आधारित हो गई। ऋग वैदिक काल की जो व्यवस्था कर्म और व्यवसाय आधारित थी वो उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म आधारित हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ण व्यवस्था का जन्म आधारित एवं कठोर होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऋग्वैदिक काल में राजा का मुख्य दायित्व जन एवं गो संपत्ति की रक्षा करना होता है। ये सही है दोस्तों, क्योंकि ऋग्वैदिक काल का जो राजा था वो कबीले का मतलब प्रधान होता था, कबीले का प्रमुख होता था और उसी की रक्षा करना और गो संपत्ति की सुरक्षा करना उसका प्रमुख दायित्व होता था। तो पहला इसमें कथन सही है। उत्तर वैदिक काल में राजा प्रशासन, कर संग्रह एवं क्षेत्रीय विस्तार का भी केंद्र बन गया। ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि उत्तर वैदिक काल आते आते राजा की शक्ति में विस्तार हुआ, वो अस्थायी सेना रखना प्रारंभ कर दिए और एक मतलब व्यवस्थित कर प्रणाली भी उन्होंने विकसित की थी। तो ये दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में राजा पूर्णतः निरंकुश हो गया। ये गलत है दोस्तों। दोस्तों जहाँ पर केवल, सभी, पूर्णतः इस प्रकार के शब्द आए तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया उत्तर वैदिक काल में राजा पूर्णतः निरंकुश हो गया, गलत है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ी थी, सभा और समिति का प्रभाव कम हुआ था, लेकिन राजा पूर्णतः निरंकुश नहीं हुआ था दोस्तों। तो ये जो है तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल एक और दो सही है, तीन गलत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में गविष्ठ शब्द का प्रयोग युद्ध के अर्थ में हुआ? ये सही है दोस्तों। जैसे जो ऋग्वैदिक काल था दोस्तों, वहाँ पे गाय का महत्व अधिक था, तो गाय से संबंधित कई शब्दावलियाँ प्रचलित हुई थी जिनका भिन्न भिन्न अर्थ था। जैसे गविष्ठ का प्रयोग युद्ध के रूप में हुआ है। गोधूल का प्रयोग समय के लिए होता था, समय को मतलब गोधूल कहते थे। पुत्री को दुहिता कहते थे क्योंकि वो गाय का दूध दुहती थी। इसी प्रकार इसमें कई और शब्दावलियाँ थी जो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि गविष्ठ का प्रयोग युद्ध के अर्थ में होता था। सही है दोस्तों। ऋग्वैदिक समाज में पशुधन के आर्थिक महत्व को दर्शाता है। यह ऋग्वैदिक समाज में पशुधन के आर्थिक महत्व को दर्शाता है। सही है दोस्तों, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें गाय का महत्व सर्वाधिक था। गाय को संपन्नता का एक प्रमुख साधन माना जाता था। जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी उसको उतना अधिक संपन्न माना जाता था। तो दूसरा भी सही है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में गो का महत्व पूर्णतः समाप्त हो गया दोस्तों, पूर्णतः। ये गलत है दोस्तों। कृषि का महत्व बढ़ा था लेकिन पशुपालन अब भी द्वितीयक पेशा था। गाय का महत्व अब भी उत्तर वैदिक काल में था, पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। बस कृषि का महत्व बढ़ गया था, कृषि प्राथमिक पेशा हो गया था। तो इसमें तीसरा गलत है दोस्तों, पहला और दूसरा सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों का प्रभाव बढ़ा। ये सही है दोस्तों, क्योंकि जब राजा की शक्ति बढ़ी तो जो क्षत्रिय वर्ग था उसका महत्व बढ़ा और राजा की जो शक्ति थी उसकी सत्ता को महत्ता प्रदान करने के लिए, वैधता प्रदान करने के लिए ब्राह्मण जो थे विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया। ये कर्मकांड युक्त थे तो ये ब्राह्मणों के द्वारा संपादित किया जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का प्रभाव बढ़ा। ये सही है दोस्तों। ब्राह्मण धार्मिक वैधता प्रदान करते थे। सही है दोस्तों। ये राजा का विभिन्न प्रकार का यज्ञ और कर्मकांड करते थे जो आपको अभी बताया गया, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया। इस प्रकार के यज्ञ करके वो राजा की सत्ता को वैधता प्रदान करते थे। दूसरा भी सही हो गया। क्षत्रिय राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल के परिवर्तन को सर्वाधिक समग्र रूप में व्यक्त करता है? ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। तो इसमें देखते हैं दोस्तों एक एक करके। ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख पेशा था पशुपालन था, उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि हो गया था। तो पहला तो सही है। ऋग्वेद में जो राजा होता था वो जन का प्रमुख होता था, जन मतलब कबीला, और उत्तर वैदिक काल आते आते जन जनपद में परिवर्तित हो गया, ये भी सही है। सभा और समिति दोस्तों प्रभुत्व था उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में। सभा और समिति का राजा पर नियंत्रण होता था, ये राजा को निरंकुश होने से बचाते थे। और उत्तर वैदिक काल आते आते राज सत्ता का सुदृढ़ीकरण हो गया, अर्थात ए में तो तीनों सही है। अब बी में देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में कृषि था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल में कृषि से इसमें उद्योग दिया गया, तो ऋग्वैदिक काल में जो था वो पशुपालन प्राथमिक पेशा था, उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया। तो ये बी वाला तो गलत हो जाएगा। सी में जनपद से साम्राज्य दिया, ये भी गलत होगा दोस्तों। और यज्ञ से बौद्ध दिया है, गलत हो जाएगा। पशुपालन से व्यापार, सभा से संसद, ये भी गलत है दोस्तों। इसमें जो एकदम सही आंसर मिला दोस्तों ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो पशुपालन समाज से उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि प्रधान समाज हो गया, कृषि प्राथमिक पेशा हो गया। ऋग्वैदिक काल में जो जन था उत्तर वैदिक काल आते आते जनपद में परिवर्तित हो गया। और ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का प्रभाव अधिक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते सभा और समिति का प्रभाव बढ़ा तथा राजसत्ता का सुदृढ़ीकरण अर्थात राजा की महत्ता में वृद्धि हुई। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में कृषि का ज्ञान था, किंतु अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन था, ये सही है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्राथमिक पेशा था और कृषि द्वितीयक पेशा था, तो ये तो सही है। उत्तर वैदिक काल में लौह उपकरणों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, ये भी सही है दोस्तों। क्योंकि जब लौह उपकरणों का ज्ञान हो गया, लौह उपकरणों के प्रयोग से कृषि की जुताई और अन्य चीज़ों से कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि अधिशेष ने बड़े राज्यों को के विकास को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है दोस्तों। क्योंकि जब कृषि का अधिशेष बचने लगा तो राजा को कर के रूप में अधिक अन्न प्राप्त होने लगा और वो अस्थायी सेना रखने के योग्य हो गया, अर्थात अस्थायी सेना रखने की उसने शुरुआत की, तो ये भी सही है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में व्यापार पूर्णतः मुद्रा पर आधारित हो गया, ये गलत है दोस्तों। क्योंकि उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय था, जो मुख्य आधार था व्यवसाय को, वस्तु विनिमय ही था, लेकिन धातुओं के रूप में भी लेन देन शुरू हो गया था। तो चीज चौथा जो है गलत है, पहला दूसरा और तीसरा सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 और 3, केवल 1 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक विकास का सही क्रम दर्शाता है? ऋग्वेद से उत्तर वैदिक। तो ऋग्वेद में दोस्तों पहले जो जन था, फिर विश्व बना, फिर जनपद, फिर महाजनपद, ये सही है दोस्तों। विश्व और जन ये गलत है, क्योंकि जन के बाद विश्व आता है, तो ये गलत है। जन से महाजनपद, फिर विश्व, ये भी गलत है दोस्तों। विश्व से जनपद, जन, ये भी गलत है। तो इसका जो सही क्रम है दोस्तों वो ये है, जन से विश्व, जन जन मिलकर विश्व बनते थे और विश्व बनकर जनपद बनते थे और फिर कई जनपद मिलकर महाजनपद बनते थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभा मुख्यतः विशिष्ट एवं प्रभावशाली व्यक्तियों की संस्था थी, ये सही है दोस्तों। समिति को व्यापक जनसमुदाय का प्रतिनिधित्व निकाय माना जाता था, ये भी सही है दोस्तों। आप लोग जो पिछला वीडियो देखेंगे जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो उसमें बताया गया था कि जो सभा है वो मुख्यतः वरिष्ठ जनों का एक समूह होता था, वरिष्ठ जन इसमें ज़्यादातर प्रतिभाग करते थे, तो ये सही है। जो इसको अगर हम देखें तो ये वर्तमान में राज्यसभा की तरह है और समिति जो है वो लोकसभा की तरह वर्तमान में है, तो दूसरा भी सही इसमें। उत्तर वैदिक काल में इन संस्थाओं का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो गया, ये भी सही है दोस्तों। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जब राजा की शक्ति बढ़ी तो इन संस्थाओं का प्रभाव कम हो गया। तो इसमें 1 2 और 3 तीनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कथन 1 2 और 3 तीनों सही है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए कुछ अधिकारी के नाम दिए गए हैं और उसके कार्य दिए गए हैं। तो पुरोहित का काम धार्मिक सलाह देना होता था राजाओं को, ये भी सही है दोस्तों। सेनानी जो होता था सेना का प्रमुख होता था, ये भी सही है। ग्रामड़ी ग्राम का प्रमुख होता था, ये भी सही है। संग्रहित जो होता था दोस्तों राजकोष का अधिकारी होता था, ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 2 3 और 4 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों ने कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व दिया, ये सही है दोस्तों। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ जो थे वो यज्ञों के कर्मकांड पर अधिक महत्व देते थे, लेकिन जो उपनिषद हैं वो ज्ञान पे अधिक महत्व देते थे, ये सही है दोस्तों। ब्रह्म और आत्मा की एकता उपनिषदों का केंद्रीय विचार है, ये भी सही है। उपनिषदों को वेदांत कहा गया, ये भी सही है दोस्तों। इसमें तीनों सही है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 और 3 तीनों सही है। इसमें दोस्तों दो शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा, एक वेदांत है और एक वेदांग है। यहाँ पे जैसे वेदांत दिया गया है, एक है वेदांग।
वेदांग दोस्तों 6 हैं, ये आप लोगों को वीडियो में पिछले बताया गया, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। वो वेदांग 6 हैं और जो वेदांत है ये उपनिषदों को कहा जाता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो क्वेश्चन दिया गया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 तीनों सही हुए। ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं साम्राज्य, भोज, स्वराज, वैराज्य, राज्य का उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख जो मिलता है दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अब ये ब्राह्मण क्या होते हैं दोस्तों, ये भी आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया है जब हम ऋग्वैदिक काल को पढ़े थे कि जो चारों वेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण हो गया, ऐतरेय तैतरीय ब्राह्मण हो गया, पंचविश, षड्विश, गोपथ, ये सारे ब्राह्मण आप लोगों को पीछे बताए गए हैं। तो आप लोग उसको जाके देख लीजिए तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसमें दिया गया दोस्तों कि इसका जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण में इनका उल्लेख किया गया है। अब इसके बारे में बताया गया था दोस्तों आप लोगों को पिछले वीडियो में कि साम्राज्य क्या है, भोज, स्वराज, वैराज्य, राज्य, ये सब क्या है। तो दोस्तों इनको शासन व्यवस्था उनकी विशेषताओं के आधार पे इन भागों में बांटा गया है। जैसे जो मध्य में थे दोस्तों उनको राजा या राज्य कहा जाता था, राज्य कहा जाता था और उसके शासक को राजा कहा जाता था। जो पूर्व के क्षेत्र थे उनको साम्राज्य, ये भी आप लोगों को वीडियो में विस्तार से बताया गया है पिछले वीडियो में। यह मैं आप लोगों को थोड़ा इसका हिंट दे दे रहा हूँ। इसको जो पूर्व में थे उनको साम्राज्य कहा जाता था तथा उसका जो शासक होता था उसको सम्राट कहते थे। उत्तर में जो था उसको वैराज्य कहा जाता था और इसके शासक को विराट कहा जाता था। पश्चिम में जो था उसको स्वराज्य कहा जाता था, स्वराज्य, और इसके शासक को स्वराट। और दक्षिण में था उसको भोज कहा जाता था और उसके शासक को भोज कहा जाता था। तो यहाँ पे साम्राज्य, वैराज्य, स्वराज्य, भोज और राज्य, ये पांचों थे। मध्य में राज्य, पूर्व में साम्राज्य, उत्तर में वैराज्य, पश्चिम में स्वराज्य और दक्षिण में भोज। तो इसमें पूछा गया दोस्तों इन सबका पांचों का वर्णन किसमें है, तो दोस्तों इसका ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई दोस्तों, ये सही है क्योंकि ऋग्वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था कर्म और व्यवसाय आधारित थी वो उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म आधारित हो गई और इसमें कठोरता आने लगी, तो ये सही है दोस्तों। शूद्रों की सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत निम्न हो गई, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि शूद्रों को धार्मिक अधिकार उनके सीमित हो गए, उनके जो शिक्षा के अधिकार थे वो सीमित हो गए, तो ये उनकी स्थिति ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल आते आते निम्न हो गई, तो ये भी सही दोस्तों। पहला भी सही, दूसरा भी सही। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ग का प्रभाव बढ़ा, ये भी सही है। वर्ण परिवर्तन पूर्णतः असंभव हो गया दोस्तों, ये गलत है क्योंकि पूर्णतः असंभव नहीं था। ऋग्वैदिक इसमें वर्ण व्यवस्था में कठोरता आई थी लेकिन ये पूर्ण रूप से कठोर नहीं हुआ था, इसमें अभी वर्ण परिवर्तन संभव था। तो ये जो चौथा ऑप्शन है गलत है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर को व्यक्त करता है? तो दोनों कालों में केवल प्रकृति पूजा होती थी, ये गलत है दोस्तों। केवल प्रकृति पूजा नहीं होती थी, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ भी होता था लेकिन वो कर्मकांड से मुक्त था, मतलब वो कर्मकांड प्रधान नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञ कर्मकांड प्रधान हो गए, इसमें दिए गए केवल प्रकृति पूजा होती थी दोस्तों, इसलिए ये गलत है। केवल प्रकृति पूजा नहीं होती थी, यज्ञ भी होते थे, माता देवी की भी पूजा होती थी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ एवं कर्मकांड अधिक जटिल हो गई, ये सही है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में किसी देवता की पूजा नहीं होती थी, ये गलत है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में वेदों का महत्व समाप्त हो गया, ये भी गलत है दोस्तों। तो ये ऑप्शन बी इसमें दी हुई ऑप्शन में ऑप्शन बी सबसे सही लग रहा है दोस्तों, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड अधिक जटिल हो गए जबकि ऋग्वैदिक काल के जो यज्ञ थे वो कर्मकांड मुक्त थे और सरल थे, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का समाज मुख्यतः जनजाति था, ये सही है दोस्तों। राजा जो होता था वो कबीले का प्रधान होता था। उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्यों का विस्तार या विकास हुआ, ये भी सही है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में कर व्यवस्था अधिक संगठित हो गई, ये भी सही है दोस्तों। इन परिवर्तनों ने महाजनपद युग की पृष्ठभूमि तैयार की, ये भी सही है दोस्तों। ये सब एक दूसरे से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि जब क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तो राजा ने अपनी क्षेत्रीय सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए अस्थायी सेना वो रखने लगा, कर प्रणाली विकसित करने लगा, और जब ये धीरे धीरे राजा का विकास हुआ तो यही जनपद आगे चलकर जब युद्ध होने लगे तो एक महाजनपद में परिवर्तित हो गए। तो इसमें चारों सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक समाज में जन राजनीतिक संगठन की प्रमुख इकाई थी, सही है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में जो था वो जन अर्थात कबीला जो था वो राजनीतिक संगठन का प्रमुख इकाई था और राजा जो होता था वो इसी कबीले का प्रमुख होता था, तो पहला सही है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में जन की अपेक्षा जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गया, ये भी सही है दोस्तों।
जनपदों के उदय का संबंध अस्थायी कृषि एवं क्षेत्रीय नियंत्रण से, ये भी सही है दोस्तों। महाजनपदों का विकास इन प्रक्रियाओं का स्वाभाविक परिणाम था, ये भी सही है दोस्तों। इसके जो चारों हैं, चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में राज सत्ता की बढ़ती शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जा सकता है? बढ़ती शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दोस्तों, विदेश संस्था का विस्तार, ये संस्था का विस्तार नहीं हुआ था बल्कि इसकी महत्ता में कमी आई थी, ये तो गलत है। राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का बढ़ता महत्व, ये सही हो सकता है। सभा और समिति की सर्वोच्चता, ये भी गलत है क्योंकि इनकी सर्वोच्चता नहीं थी बल्कि इनके महत्व में कमी आई। गो संपत्ति का महत्व बढ़ना, ये भी गलत है दोस्तों, गो संपत्ति के महत्व में कमी आई तथा जो कृषि था और भूस्वामित्व को जो अवधारणा थी उसके महत्व में वृद्धि हुई। तो ए, सी और डी गलत है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। राजा रासुई और अश्वमेध यज्ञों के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था और अपनी सत्ता को एक वैधता प्रदान करने की कोशिश करता था दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, महत्वपूर्ण देवता थे, सही है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति और विष्णु का महत्व बढ़ा, यह भी सही है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति और विष्णु का महत्व बढ़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना सामने आई और प्रजापति जो थे दोस्तों ये प्रमुख देवता हो गए, सबसे महत्वपूर्ण देवता हो गए उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता बढ़ी, ये भी सही है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञ की जटिलता बढ़ी, यज्ञ कर्मकांड प्रधान होते चले गए। उपनिषदों ने कर्मकांड की आलोचना करते हुए ज्ञान मार्ग पर बल दिया, ये भी सही है दोस्तों। इसमें चारों सही है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब आप लोग जो पीछे आप लोगों को वीडियो पढ़ाया गया हो, कॉन्सेप्ट आधारित वीडियो है, जब वो वीडियो आप लोग पूरा देख लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध फिर करूंगा कि आप लोग पहले एक बार वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप लोगों की समझ बेहतर होगी। अब देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी, ये सही है दोस्तों। क्षत्रियों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई, ये भी सही है दोस्तों। ब्राह्मण क्षत्रिय संबंध राजसत्ता की वैधता से जुड़े थे, ये भी सही है दोस्तों। वैश्य वर्ग शासन का सर्वोच्च वर्ग बन गया, ये गलत है दोस्तों। तो इसमें सही हो जाएगा जो चौथा गलत है, तो 1, 2 और 3 ऑप्शन ए इसका सही होगा, 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विशेषता के आधार पर किसी पुरातात्विक स्थल को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जा सकता है? ताम्रपाषाण संस्कृति दोस्तों, ये गलत है, पाषाण काल के बाद आया था। लौह उपकरण उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। कृषि विस्तार ये भी है। पेंटेड ग्रे वेयर अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड इसको हिंदी में कहते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड। पीजीडब्ल्यू को चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं, तो ये इसमें सही दोस्तों। विशाल नगर एवं पक्की नालियां, ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। केवल तांबे के औजार, गलत है, किसी उत्तर वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल के लास्ट में उत्तर वैदिक काल में लोहे के औजार के भी प्रयोग होने लगे थे, और तो इसलिए ये भी गलत है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लौह उपकरण, कृषि विस्तार एवं पेंटेड ग्रे वेयर या चित्रित धूसर मृदभांड, ये जहाँ से मिलते हैं दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल की विशेषता मानी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ऋग्वैदिक काल में कर व्यवस्था विकसित नहीं थी, ये सही है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में कोई कर व्यवस्था नहीं थी, जो जनता थी वो राजा को एक स्वैच्छिक उपहार देती थी जिसको बलि कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में बलि का स्वरूप अधिक संगठित एवं राजस्व में परिवर्तित होने लगा, सही है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में जो बलि स्वैच्छिक था, उत्तर वैदिक काल आते आते एक संगठित कर व्यवस्था, कर प्रणाली का रूप ले लिया उसने, और राजाओं को एक निश्चित कर प्राप्त होने लगा, तो ये सही है। कर संग्रह की विकसित व्यवस्था ने राजसत्ता को सुदृढ़ किया, ये भी सही है दोस्तों। तो पहला गलत है दोस्तों, दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था के मध्य सबसे महत्वपूर्ण अंतर को व्यक्त करता है? तो ऋग्वैदिक जो अर्थव्यवस्था पशुपालन आधारित थी, उत्तर वैदिक कृषि आधारित थी, ये पहला तो सही है। ऋग्वैदिक कृषि आधारित उद्योग, ये गलत है दोस्तों। शहरी ग्रामीण, ये भी गलत है। मुद्रा आधारित, ये भी गलत है। इसमें पहला सही है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था जो प्रमुखता थी वो पशुधन आधारित थी या पशुपालन अर्थव्यवस्था थी, और कृषि द्वितीयक पेशा था। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्राथमिक पेशा हो गया और पशुपालन द्वितीयक पेशा हो गया, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सभा एवं समिति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों, ये सही है। उत्तर वैदिक काल में इन संस्थाओं का प्रभाव घटा, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई तो इन संस्थाओं के प्रभाव में कमी आई।
तो ये भी सही है। बढ़ती राज सत्ता ने इन संस्थाओं की भूमिका सुमित किया है, सही है दोस्तों। इसमें तीनों ऑप्शन दोस्तों सही है। आप लोगों से एक चीज़ और पूछा जाता है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे दिया है कि सभा एवं समिति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये सही है दोस्तों। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस वेद में या कहाँ किस ग्रंथ में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है, तो वो अथर्ववेद होगा दोस्तों। अथर्ववेद, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो इसका उल्लेख तो ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इनको प्रजापति की दो पुत्रियां किस ग्रंथ में कहा गया दोस्तों, तो वो अथर्ववेद होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में राज्य निर्माण के कारण नहीं, राज्य निर्माण का कारण नहीं बल्कि परिणाम था? कर व्यवस्था का विकास दोस्तों। कर व्यवस्था के विकास ने जो राज्य के मतलब संगठन होने में, राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो ये राज्य निर्माण का कारक था। सभा एवं समिति का महत्व घटना, कृषि अधिशेष में वृद्धि दोस्तों। जब अधिशेष में वृद्धि हुई तो राजा को अधिक कर प्राप्त होने लगा, उसने अस्थायी सेना रखी और राज्य का विकास हुआ दोस्तों। तो ये भी कारण है। लौह उपकरण का प्रयोग, ये भी राज्य सत्ता के विस्तार में कारण है। लेकिन जब राज्य का निर्माण हुआ, राजा की शक्ति वृद्धि हुई, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि सभा और समिति का महत्व कम हो गया। तो परिणाम दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सभा एवं समिति के महत्व में कमी आई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, सही है दोस्तों। दशराग युद्ध कहाँ हुआ था? परसुनी अर्थात रावी नदी के तट पर हुआ था। ये भरतजन और 10 अन्य कबीले थे, उनके मध्य हुआ था। इसमें ऋग्वेद में मिलता है, सही है दोस्तों। यह युद्ध परसुनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ये भी सही दोस्तों। इस युद्ध में राजा सुदास विजयी हुआ दोस्तों, ये सही है। जो भरतजन के कबीले के प्रमुख राजा थे सुदास, उनकी इसमें भरतजन जीता था, तो ये सही है। सुदास पूर्वजन का शासक था, गलत दोस्तों। जो सुदास थे वो भरतजन के शासक थे। तो चौथा गलत है, पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में रासु यज्ञ केवल धार्मिक यज्ञ नहीं था, ये सही दोस्तों। रासु यज्ञ केवल धार्मिक यज्ञ नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक अपनी सत्ता को, अपने मजबूती को दिखाने के लिए, उनका प्रदर्शन करने के लिए, उनको महत्ता प्रदान करने के लिए एक प्रकार का यज्ञ राजा के द्वारा करवाया जाता था। तो ये सही दोस्तों, केवल धार्मिक यज्ञ नहीं था बल्कि ये राज्य सुदृढ़ीकरण का भी एक सूचक था। वाजपेयी यज्ञ राजा के प्रति संबंधित है, ये भी सही दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था, ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें तीनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? सभा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, समिति का, विदत का, इसका भी मिलता है। महाजनपद का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ये ऋग्वेद के काल के बाद की संकल्पना, उसके बाद का ये महाजनपद है। तो इसका ऑप्शन डी ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग वैदिक समाज में महिलाओं को वैदिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर था, ये सही है दोस्तों। गार्गी मैत्रेयी का उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है दोस्तों, ये सही है। अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा, ये सब ऋग वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। और गार्गी और मैत्रेयी दोस्तों ये उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। पहला भी सही है दोस्तों, दूसरा भी सही है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सभी क्षेत्रों में ऋग वैदिक काल से बेहतर हुई, गलत है दोस्तों। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, उनको शिक्षा का अवसर सीमित हुआ, उनके धार्मिक अधिकार सीमित हुए, बाल विवाह का प्रचलन शुरू हुआ, तो ये स्थिति में गिरावट आई। तो तीन सही है, पहला और दूसरा सही है। तो इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक और दो सही है। निम्नलिखित कथनों पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक सभ्यता के विकास को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है? यह केवल धार्मिक विकास की प्रक्रिया थी दोस्तों, ये गलत है। इसमें धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब प्रकार का विकास हुआ था। यह केवल राजनीतिक परिवर्तन प्रक्रिया थी, ये भी गलत है दोस्तों। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तनों से जुड़ी हुई ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, सही है दोस्तों। यह सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्णता प्रतिलिपि थी, ये भी गलत है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। वैदिक सभ्यता में समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सब प्रकार का विकास हुआ था और ये सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर एवं पंचाल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद से सोचते हैं, सही है। विदेह पूर्वी भारत में वैदिक संस्कृत के विस्तार का प्रमुख केंद्र था दोस्तों, ये भी सही है। कौशल एवं काशी का उदय ऋषि काल में हुआ था, सही है दोस्तों। तो इसमें तीनों ऑप्शन दोस्तों सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक केंद्रीकरण का सबसे सशक्त संकेतक माना जाता है? राजनीतिक केंद्रीकरण, विदत एवं विदत संस्था का महत्व बढ़ना, इसका महत्व कम हुआ था दोस्तों, गलत है। सभा एवं समिति की सर्वोच्चता, ये भी गलत दोस्तों, क्योंकि सभा एवं समिति सर्वोच्च नहीं थी, इनके महत्व में कमी आई थी।
रासु एवं अश्वमेध योग जैसे यज्ञों का महत्व बढ़ना, ये सही है दोस्तों। गो संपत्ति प्रमुख आधार बने रहना, गलत है दोस्तों। गो संपत्ति नहीं बल्कि भूमि जो है वो संपत्ति का प्रमुख आधार बन गया। तो राजनीतिक केंद्रीकरण का जो सबसे प्रमुख संकेतक माना जाता है दोस्तों, वो राजा के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ करवाए जाते थे, रासु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इन सारे यज्ञों के द्वारा जो राजा अपनी शक्ति था उसका प्रदर्शन करता था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो अपने सत्ता को एक मतलब सत्ता को सुदृढ़ीकरण करने के लिए इन प्रकार के यज्ञों को करता था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः यज्ञों की व्याख्या करते हैं दोस्तों, सही है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ कई हैं, जैसे वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश, षडविंश, ये सारे ब्राह्मण जो हैं ये ऋग्वेद से संबंधित हैं। ये आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं इस टॉपिक को कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं और कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया पहला कथन कि ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः यज्ञों की व्याख्या करते हैं, सही है दोस्तों। आरण्यक जो है ब्राह्मणों और उपनिषदों के बीच की वैचारिक सेतु का काम करते हैं दोस्तों, ये भी सही है। उपनिषद कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं, ये भी सही दोस्तों। इसमें जो तीनों ऑप्शन दोस्तों, तीनों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैदिक सभ्यता में धार्मिक परिवर्तन को सर्वाधिक उचित रूप से व्यक्त करता है? वैदिक सभ्यता में दोस्तों पहले प्रकृति पूजा होती थी, फिर जटिल यज्ञ हो गए, दार्शनिक, ये सही लग रहा है दोस्तों, लेकिन अभी आगे भी देख लेते हैं। मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा, भक्ति आंदोलन। मंदिर पूजा होता नहीं था दोस्तों, भक्ति आंदोलन कोई था नहीं, तो ये दूसरा तो गलत है। प्रकृति पूजा बौद्ध और जैन धर्म भी नहीं थे, तो ये भी गलत है। यज्ञ इस्लाम भी इस टाइम में नहीं था, तो ये भी गलत है दोस्तों। ये जो प्रकृति पूजा, जटिल यज्ञ एवं दार्शनिक चिंतन ये दिया गया है दोस्तों, ये सही है, क्योंकि ऋग वैदिक काल में दोस्तों प्रकृति पूजा पर अधिक महत्व दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल आते आते जो यज्ञ थे वो जटिल हो गए और कर्मकांड प्रधान हो गए। लेकिन बाद में दोस्तों जब उपनिषदों का विकास हुआ तो उन्होंने कर्मकांड का मतलब आलोचना करते हुए दार्शनिक चिंतन को बढ़ाया। तो प्रकृति पूजा, जटिल यज्ञ, दार्शनिक चिंतन ये क्रम है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हुई दोस्तों, ये सही है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हुई तथा ये जन्म पर आधारित हो गई। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा, ये भी सही दोस्तों। वैसे आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बने रहे, ये भी सही दोस्तों। शूद्रों की सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ, ये गलत है दोस्तों। सुधार नहीं हुआ था बल्कि इनकी स्थिति में गिरावट आई थी। तो चौथा गलत है और तीनों सही हैं। तो चौथा गलत है और तीनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक सभ्यता के विकास का सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है? वैदिक सभ्यता एक स्थिर एवं अपरिवर्तित संस्कृति, ये गलत है दोस्तों। वैदिक सभ्यता में प्रारंभिक काल से लेकर जो बाद के काल से उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी स्थितियों में परिवर्तन आया था, तो ये तो गलत है दोस्तों। पहला ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में केवल धार्मिक परिवर्तन हुए, ये भी गलत है दोस्तों। सामाजिक परिवर्तन भी हुए, आर्थिक परिवर्तन भी हुए, राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, ये भी गलत है। वैदिक सभ्यता में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिवर्तनों ने मिलकर राज्य निर्माण की प्रक्रिया को जन्म दिया है दोस्तों, सही है। उत्तर वैदिक काल का सिंधु सभ्यता से प्रत्यक्ष राजनीतिक संबंध है, भी गलत है दोस्तों। तो इसका जो सबसे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सही है। वैदिक सभ्यता में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तनों ने मिलकर राज्य निर्माण की प्रक्रिया को जन्म दिया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह तकनीक के प्रयोग ने गंगा यमुना दोआब में कृषि विस्तार को प्रोत्साहित किया दोस्तों, ये सही है। कृषि अधिशेष ने अस्थायी राजसत्ता के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है दोस्तों। इन परिवर्तनों ने महाजनपदों के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की, ये भी सही है दोस्तों। इन सभी परिवर्तनों का प्रमुख कारण समुद्री व्यापार का विकास था, ये गलत है दोस्तों। इन सभी परिवर्तनों का प्रमुख कारण था कृषि का विकास, कृषि अधिशेष में वृद्धि, अस्थायी सेना में वृद्धि, राजा की शक्ति में वृद्धि, ये सारे कारण जो थे ये महाजनपदों के उदय का मतलब प्रमुख कारण थे, उसकी पृष्ठभूमि तैयार किए थे। चौथा गलत है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है दोस्तों, सही है। इस युद्ध में सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया, ये भी सही है दोस्तों। इस युद्ध का संबंध परशुनी रावी नदी से, ये युद्ध जो था रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो इनको उस समय परशुनी नदी कहा जाता था, ये भी सही है। इस युद्ध के बाद भरत जन की राजनीतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि जो राजा सुदास थे वो भरत जन के राजा थे, भरत कबीले के प्रमुख थे। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों विकल्प जो हैं, चारों दिए हुए कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज अपेक्षाकृत समता मूलक था, ये सही है।
उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हुई, सही है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्मजात आधारित हो गई और इसमें कठोरता में वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक असमानता बढ़ी, ये भी सही है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः व्यवसाय आधारित रही, गलत है दोस्तों। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई। तो चौथा गलत है और तीनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर वैदिक काल से नहीं है? पेंटेड ग्रेवेयर अर्थात चित्रित धूसर मेढ़भांड, इसका संबंध उत्तर वैदिक काल से सही है दोस्तों। कुरु और पंचाल राज्य, ये भी सही है। लौह तकनीक का विकास, इस लौह के उपकरण का प्रयोग होने लगा, ये भी सही है। विशाल नियोजित नगर एवं पक्की जल निकासी व्यवस्था, दोस्तों ये हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित नहीं है, ये हड़प्पा काल से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपनिषदों ने ज्ञान मार्ग को प्रमुखता दी, सही है दोस्तों। आत्मा एवं ब्रह्म की एकता उनका मूल विषय था, सही है। उन्होंने कर्मकांड की अनिवार्यता पर प्रश्न उठाया, ये भी सही है दोस्तों। कर्मकांड की आलोचना उपनिषदों में की गई है। उपनिषदों ने अश्वमेध की विधियों का उपनिषदों ने अश्वमेध यज्ञ की विधियों का विस्तार से वर्णन किया, दोस्तों ये गलत है। क्योंकि जब कर्मकांड का विरोध करते थे इसकी विधियों का वर्णन कर ही नहीं सकते ये लोग, तो ये गलत है। तो ये सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 ये सही है, चौथा इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के संक्रमण को सर्वाधिक उचित रूप से व्यक्त करता है? जनजातीय संगठन से क्षेत्रीय राज व्यवस्था की संक्रमण, ये सही है दोस्तों। शहरी से घुमंतु, ये गलत है दोस्तों। गणराज्य से साम्राज्य, ये भी गलत है। मुद्रा से भिन्न, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन मुख्यतः रक्त संबंध पर आधारित थे, ये सही है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन क्षेत्रीय नियंत्रण पर आधारित होने लगा, ये भी सही है दोस्तों। राजा की सत्ता में वृद्धि, उसने अस्थायी सेना रखना शुरू कर दिया तथा क्षेत्रीय नियंत्रण उसका होने लगा, तो ये भी सही है। इन परिवर्तनों ने कराधान एवं अस्थायी प्रशासन के विकास को प्रोत्साहित किया, ये भी सही दोस्तों। यह परिवर्तन मुख्यतः विदेशी आक्रमणों के कारण हुआ, ये गलत है दोस्तों। चौथा गलत है और बाकी तीनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक यज्ञों की व्याख्या करते हैं, ये सही है दोस्तों। अरण्यक ब्राह्मण एवं अरण्यक बाह्य कर्मकांड से आंतरिक चिंतन की ओर का संक्रमण दर्शाते हैं, ये भी सही है दोस्तों। उपनिषद दार्शनिक चिंतन की पराकाष्ठा माने जाते हैं, भी सही दोस्तों। सभी अरण्यक केवल अथर्ववेद से संबंधित, दोस्तों गलत है। दोस्तों जहाँ पर केवल, सभी, ये सब चीजें मिले तो उससे आप लोग थोड़ा सावधान हो जाइएगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चौथा गलत है और पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में राज्य निर्माण का प्रत्यक्ष परिणाम था? लौह तकनीक का प्रयोग, कृषि अधिशेष, संगठित व्यवस्था एवं कर प्रशासन, गंगा यमुना में वनों की सफाई। तो लौह तकनीक के प्रयोग से दोस्तों कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि का अधिशेष बढ़ा, इन सब ने राज्य व्यवस्था के निर्माण को प्रोत्साहित किया था। लेकिन जो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था दोस्तों, वो संगठित कर एवं प्रशासन व्यवस्था थी। क्योंकि जब सारे परिवर्तन हुए तो ये जो उसका परिवर्तन का जो सार निकल के आया, जो परिवर्तन का हमको निकल के आता है, वो था कि एक संगठित शासन व्यवस्था और प्रशासन का एक विकास हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक महत्व, सही है दोस्तों ये। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति का महत्व बढ़ा, ये भी सही दोस्तों। उपनिषदों में ब्रह्म की अवधारणा सर्वोच्च दार्शनिक सिद्धांत के रूप में विकसित हुई, ये भी सही दोस्तों। वैदिक धर्म का विकास प्रकृति पूजा से धार्मिक ईंधन की ओर हुआ, ये भी सही दोस्तों। इसमें चारों ऑप्शन दोस्तों सही है, चारों विकल्प सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था के अंतर को सबसे बेहतर तरीके से स्पष्ट करता है? ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि आधारित, दोस्तों ये गलत है। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक पेशा था वो पशुपालन था, लेकिन कृषि जो था वो भी होता था और द्वितीय पेशा था, पहला गलत है ये। उत्तर वैदिक काल पूर्णतः मुद्रा अर्थव्यवस्था आधारित थी, ये भी गलत है दोस्तों। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में पशुधन का प्रभुत्व बढ़ा, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि अधिशेष एवं भूमि का महत्व बढ़ा, ये सही है दोस्तों। दोनों कालों समान थी, गलत है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दशराग युद्ध ने भरत जन की प्रतिष्ठा बढ़ाई, ये सही है दोस्तों। क्योंकि दशराग युद्ध में भरत जन के जो कबीला था, भरत जन, उसका विजय हुआ था और बाकी जो 10 कबीले थे वो हार गए थे, तो इससे भरत जन की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है, तो सही है दोस्तों। दशराग युद्ध कहाँ लड़ा गया था? परसुनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। उत्तर वैदिक काल में कुरु राजनीतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली बने, ये भी सही है दोस्तों। कुरु पांचाल क्षेत्र वैदिक संस्कृत का प्रमुख केंद्र बना, ये सही है दोस्तों। महाजनपदों का उदय इन राजनीतिक परिवर्तनों की अगली व्यवस्था थी, ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें चारों जो कथन दिए गए चारों सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल का संक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन का काल था। ये कथन दिए गए, इसको हमको विचार करना है, इसको हमको पढ़ना है। तो ये तो सही है दोस्तों। इस काल में जनजातीय संगठन से क्षेत्रीय संगठनों का विस्तार हुआ, ठीक है। कृषि विस्तार, लौह तकनीक, वर्ण व्यवस्था की जटिलता तथा राजसत्ता की वृद्धि सभी परस्पर संबंधित प्रक्रियाएं थी, ठीक है दोस्तों। अब क्या दिया गया है कि उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सर्वाधिक उपयुक्त है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? वैदिक सभ्यता का विकास केवल धार्मिक परिवर्तन का परिणाम है, गलत है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक परिवर्तन का सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था दोस्तों, ये भी गलत है। वैदिक सभ्यता का विकास बहुआयामी एवं परस्पर संबद्ध ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, सही है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में पूर्ववर्ती ऋग्वैदिक परंपराएं पूर्णतः समाप्त हो गई, गलत है दोस्तों। इसका जो सबसे सही निष्कर्ष निकल रहा है वो दोस्तों ऑप्शन सी निकल रहा है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अमाजु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया दोस्तों? तो अमाजु शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों वो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं के लिए किया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गविष्ठ शब्द का क्या अर्थ है? गविष्ठ का अर्थ दोस्तों, गविष्ठ शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निष्क क्या था दोस्तों? निष्क जो थे स्वर्ण के आभूषण या मूल्य की इकाई के रूप में इनका प्रयोग, इनका वर्णन किया जाता है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बलि क्या था? बलि था तो दोस्तों जो प्रजा अपने राजा को स्वैच्छिक उपहार या कर देती थी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा को दिया जाने वाला कर अथवा स्वैच्छिक उपहार, उसको बलि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है दोस्तों? तो जन का प्रयोग दोस्तों जनजाति या कबीले के रूप में हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में जो जन का प्रमुख होता था, राजा जो होता था वो जन या कबीले का प्रमुख होता था, तो इसका प्रयोग जनजाति के अर्थ में हुआ, जनजाति या कबीले के अर्थ में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रामणी कौन था दोस्तों? ग्रामणी जो था वो ग्राम का प्रमुख था, सेनापति सेना का प्रमुख, पुरोहित जो धर्म का था, और कर अधिकारी जो कर का संग्रह करता था। अगला क्वेश्चन, पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों? तो पुरोहित का प्रमुख कार्य जो था वो राजा को धार्मिक एवं राजनीतिक परामर्श देना था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। विदत क्या थी दोस्तों? विदत जैसे सभा समिति, विदत और गण, ये एक प्रकार की संस्थाएं थी जो राजा के कार्यों की देखरेख करती थी, तो इसमें जो विदत था वो सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य कार्यों से संबंधित एक संस्था थी, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 संस्थाएं थी, सभा समिति, विदत और गण, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भागदूत कौन था दोस्तों? तो भागदूत जो था वो कर वसूल करने वाला अधिकारी था, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर वसूल करने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संग्रहित कौन था? संग्रहित जो दोस्तों था, जो भागदूत था वो कर वसूल करने वाला अधिकारी था, और संग्रहित जो था ये राजकोष एवं वित्त से संबंधित अधिकारी था, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रत्निन किसे कहा जाता था दोस्तों? रत्निन जो थे, जो रत्न होते हैं, जो राजा के दरबार में रहने वाले प्रमुख अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति थे, उनको रत्न कहा जाता है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अकबर के नवरत्न, इसी प्रकार के जो रत्निन थे ये राजा के दरबार के प्रमुख अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति थे, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, शतमान क्या था दोस्तों? तो शतमान जो है वो धातु के भार या मूल्य की इकाई है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अब पिछले वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व किया था, और इस वीडियो में हम लोगों ने 60 एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। तो दोस्तों पर आप लोग जो वैदिक सभ्यता की वीडियो जो पिछला पढ़ाया गया है उसको पढ़ने के बाद इस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा, तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को उससे बहुत सहायता होगी दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।